आज अगर चाइना के बाद कोई दूसरी कंट्री है आज से 50 साल बाद इतनी बड़ी हो जाएगी कि वो शायद यूएस को टक्कर दे पाए, वो इंडिया है। This is the golden era for India for the next 2 decades. As a financial analyst, do you see any pattern in what US or Trump is doing? और so आप बोलेंगे वो पागल है जैसे पूरी दुनिया बोल रही है। वो बिल्कुल पागल नहीं है, बहुत स्मार्ट है। अब ऐसी सिचुएशन में यूएस को कोई तकलीफ नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया को उसका डॉलर चाहिए। ग्लोबल outlook towards gold completely changed. India still has the youngest population, working population and English speaking population globally. तो हमारा per capita income significantly $900 हुआ करता था आज से 20 साल पहले से लेकर ऑलमोस्ट $3,000 हो गया। We are doing a great job. पर प्रॉब्लम ये है ना कि आपकी पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ रही है। इंडिया बूढ़ा भी हो रहा है, बस अमीर नहीं हुआ। इंडिया भी वेस्टर्नाइज हो रहा है। आपका बच्चा आपके साथ नहीं रहने वाला है और उसकी खुद की फैमिली है, तो वो आपका रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे कर पाएगा? इंडिया में फेवरेट ऑप्शंस क्या है इन्वेस्टमेंट करने के? या तो आप एफडी कर लोगे, या तो आप पॉलिसी में पैसा लगा लोगे, या तो आप रियल एस्टेट में पैसा लगाओगे, या आप गोल्ड में पैसा लगाओगे। एफडी इज अ गारंटीड लॉस। हाँ, आपको पेपर पे नहीं दिखेगा। जिस तरीके से इंडिया गोल्ड में निवेश करता है वो तरीका चेंज करना है। आप जितना पैसा बचा पाए उतना पैसा बचाना शुरू तो कीजिए। लोग शुरू नहीं करते ये सोच कर के यार इतनी छोटी सी रकम में क्या ही सेव कर लूंगा। जब आप 500 रुपया भी महीने का सेव करेंगे ना, वो कंपाउंडिंग आपको आज से 10 साल बाद दिखेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नवनीत है और स्वागत है आपका डी कोड विद नवनीत के एक नए अध्याय में। आज हमारे साथ हैं श्री कीर्तन शाह जी, एक जाने माने फाइनेंशियल एक्सपर्ट, इन्वेस्टर एंड एंटरप्रेन्योर, जिन्होंने वर्षों से लोगों का निवेश, वेल्थ क्रिएशन और भारत की अर्थव्यवस्था को सरल भाषा में समझाने का काम किया है। आज हम उनसे बात करेंगे निवेश, भारत के आर्थिक भविष्य, युवाओं के लिए अवसर और सफलता की सही सोच पर। प्लीज वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं आपको बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूं और आज आपसे फेस टू फेस मुखातिब होने का मौका मिला है। आपने ये मौका हमें दिया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। आप इतनी शुद्ध हिंदी बोलेंगे तो मैं थोड़ा घबरा जाऊंगा। नहीं, मैं नहीं बोल पाऊंगा। तो स्टार्ट कहाँ से करें? बिकॉज मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं बिकॉज इस पॉडकास्ट पे हम लोग बहुत जीवन के हर क्षेत्र से लोगों को लाने की कोशिश करते हैं, बट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन रिलेशंस, डॉलर एप्रिसिएशन, रुपीस डिप्रिसिएशन, ऐसी बातें हमने कभी की नहीं है, तो मन में बहुत सारे सवाल हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन हम यहीं से लेते हैं। यू ग्रू अप अराउंड कॉन्वर्सेशंस अबाउट बिजनेस एंड इन्वेस्टिंग. What did the environment teach you early in life and what did you later have to unlearn? आई थिंक मैं एक गुजराती फैमिली को बिलोंग करता हूँ एंड लाइक यू राइटली सेड कि हमारे तो लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट टेबल का डिस्कशन यही हुआ करता था, क्योंकि डैड ये समझाने की कोशिश करते थे कि कैसे खुद का बिजनेस स्टार्ट करो, बिजनेस में क्या हो रहा है, पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने चाहिए, पैसों को क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मेरे लिए इन्वेस्टिंग या निवेश करना ये कोई टैबू नहीं है। आई मीन मैं तो यही सुन कर बड़ा हुआ हूँ। तो आई थिंक इट हैड अ ग्रेट एडवांटेज इन द वे आई ग्रू अप, क्योंकि जब मैंने कॉर्पोरेट लाइफ छोड़कर आई स्टार्टेड ऑन माय ओन, मैं तो बड़ा क्लियर ही था कि यार कॉर्पोरेट लाइफ तो सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए कि कॉर्पोरेट ऑपरेट कैसे करते और ऑर्गेनाइजेशन बड़ा कैसे होता है, सिर्फ वो सीखने के लिए गया था, करना तो बिजनेस ही था। तो आई थिंक ग्रोइंग अप स्टेज माइंड बड़ा क्लियर था कि करना बिजनेस ही है। एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंटली, जो बहुत लोगों को बहुत देर बाद समझते हैं, हमें ये बहुत पहले समझाया गया था और ब्लड में था कि पैसा कमाना शुरू करोगे तब से इन्वेस्ट करना शुरू करना है, एज सिंपल एज दैट। सो कंपाउंडिंग स्टार्टेड वर्किंग इन आवर फेवर, लाइक इट इज राइटली सेड कि यार आप सोते हो तब तो काम नहीं करते, पर आप सो रहे हो तब आपका पैसा कमा रहा है। तो आई थिंक दैट ऑल्सो वर्कड आउट। तो आई थिंक ग्रोइंग अप I would rather say I had a very big advantage of the background that I come from, जिसकी वजह से बिजनेस, रिस्क, इन्वेस्टिंग
ये कोई भी चीज़ नई नहीं थी। नहीं नहीं थी। हाँ, कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए एक मिडिल क्लास फैमिली में, जो हेड ऑफ द फैमिली होंगे, या कोई लड़का है जिसने अपना करियर स्टार्ट किया है, उसको कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए मंथली? देखिए आई थिंक ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है टू स्टार्ट विथ, क्योंकि इसका कोई आंसर नहीं है। एंड आई टेल यू व्हाई एम आई टेलिंग यू दिस। क्योंकि अगर आप देखेंगे ना, हम प्रोफेशनल्स को पर्सनल फाइनेंस प्रोफेशनल्स कहा जाता है। राइट। अब अगर पर्सनल फाइनेंस को थोड़ा सा मैं ब्रेक करूं तो उसमें पर्सनल पहले आता है, फाइनेंस बाद में आता है। तो किसको कितना पैसा निवेश करना चाहिए ये कंप्लीटली डिपेंड करता है उस पर्सन पे इंडिविजुअली। देखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। जी। जैसे कोई शायद कहीं और पैदा हुआ है पर मुंबई में आकर एक्स्टेब्लिश होने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर रेंट पे रह रहा है। कोई दूसरा इंडिविजुअल है जो यहीं पैदा हुआ है, मम्मी पापा के साथ मम्मी पापा के साथ रह रहा है। अब इन दोनों की स्टोरीज बहुत अलग अलग है। यानी अगर आप मॉम डैड के साथ रह रहे हो और आप कम पैसा भी कमा रहे हो, तो भी आपकी सेविंग्स बहुत ज़्यादा हो सकती है वर्सेस समबडी जो आपसे ज़्यादा पैसा कमा रहा है पर किसी और सिटी से यहाँ पर आया है। तो सबसे पहली चीज़ समझना ये ज़रूरी है कि पर्सनल फाइनेंस में सब कुछ पर्सनल है। आपके लिए जो प्लान डिज़ाइन किया जाता है, मेरे लिए जो प्लान डिज़ाइन किया जाता है, वो दोनों प्लान अलग अलग है, पर दोनों प्लान अपने सिचुएशन में सही हो सकते हैं। बट फिर भी अगर मुझे आपके क्वेश्चन का आंसर देना है तो मैं एक रूल बनाकर चलता हूँ। जो मैं जितने भी लोगों से मैं मिलता हूँ मेरे प्रोफेशन में, मैं जिनको एडवाइस करता हूँ अराउंड इन्वेस्टिंग, मैं उनको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि कोशिश कीजिए कि आप ये रूल को फॉलो करें। और उस रूल को 30-30-40 कहते हैं। इसका मतलब अगर आप 100 रुपया अगर महीने का कमा रहे हैं, कोशिश कीजिए, मैं कह रहा हूँ कोशिश कीजिए कि 30 रुपया मैक्सिमम आप स्पेंड करें अपनी लाइफस्टाइल पे, रोजाना के खर्चों पे, वगैरह वगैरह। कोशिश कीजिए 30 रुपए से ज्यादा आप ईएमआई ना बांध ले। ओके, बचे हुए 40 में से कोशिश कीजिए कि आप 30 रुपए को निवेश कर पाए और 10 रुपया गोज टूवर्ड्स योर रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है कि आपके पास लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए, इमरजेंसी प्लानिंग के लिए पैसा आपके पास साइड में होना चाहिए। अब अगर आप ये रूल फॉलो करेंगे तो मैथ ये कहता है कि आप शायद 180 महीनों में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ओके, बट अभी इसमें चैलेंजेस क्या है? अगर आप बाहर की सिटी से मुंबई में रहने आए हो तो आप कैसे रेंट का खर्चा 30% में निकाल लोगे? यानी अगर आप महीने का 1,00,000 रुपया भी कमा रहे हो तो 30,000 में मुंबई में रहने लायक जगह शायद बहुत कम मिलती है, राइट? पर द अदर वे राउंड, अगर आप मॉम डैड के साथ रह रहे हो तो वो 30 रुपये तो आपका बच रहा है, क्योंकि ना आप रेंट दे रहे हो, ना आप ईएमआई दे रहे हो, ना खाने के पैसे दे रहे ना हो। खाने के पैसे दे रहे हो। तो आपकी जो सिचुएशन है उस हिसाब से आपको थोड़ा सा इस रूल को एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली अब मेरे पास घर है, मेरी कोई ईएमआई नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मैं तो 70-80% बचा सकते अपने पैसे का मंथली इनकम का बचाता हूँ, राइट? अभी इसमें दो दो चीजें समझने जैसी है। क्या मेरा खर्चा सिर्फ 20% है? नहीं, मेरा खर्चा है, पर क्योंकि मेरी आमदनी ज्यादा है 20% में वो खर्चा मैनेजेबल है। तो अगर आप फैमिली के साथ भी रह रहे हो, कोई खर्चा नहीं है आपका, तो भी जरूरी नहीं है कि आप 80% सेव कर पाओगे, अनलेस आपकी इनकम बहुत बड़ी है। बड़ी। तो हर किसी की बैकग्राउंड या करंट सिचुएशन बहुत अलग अलग है, उसके हिसाब से आंसर आपके क्वेश्चन को लेकर बहुत अलग अलग है। बट बेसिक मुद्दा यह है कि आप जितना पैसा बचा पाए उतना पैसा बचाना शुरू तो कीजिए। लोग शुरू नहीं करते ये सोच करके यार इतनी छोटी सी रकम में क्या ही सेव कर लूंगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज आप 500 रुपया भी महीने का सेव करेंगे ना, वो कंपाउंडिंग आपको आज से 10 साल बाद दिखेगा। तो शुरू कीजिए, 500 तो 500। मैं इन्वेस्टमेंट के खिलाफ नहीं हूँ, मेरा खुद का भी इन्वेस्टमेंट है, पोर्टफोलियो है, मैं इन्वेस्ट करता हूँ, कम ज्यादा वो डिपेंड करता है। बट मेरा एक सवाल है, मान लो मैं आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले, जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था 16 साल पहले, तब से एक छोटा 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 परसेंटेज ऑफ माय सैलरी, 10%, 20%, 30%, जो भी अमाउंट है वो इन्वेस्ट कर रहा हूँ कहीं पे। उस टाइम पे मेरे लिए वो 10% अमाउंट जो था वो बहुत ज्यादा था। करेक्ट।
अगर आसान भाषा में बताऊं तो मैं अपना पेट काट के इन्वेस्ट कर रहा हूँ, करेक्ट। और ये पैसे मुझे 20 साल बाद जब मुझे जरूरत होगा तो मिलेगा। अब दो सिनेरियो है, या तो 20 साल बाद मुझे उसकी जरूरत नहीं है, बिकॉज आई एम वर्किंग हार्ड विद गॉड्स ग्रेस, सही चीजें सही चल रही है, तो वो मेरा जो कष्ट करके पैसा इन्वेस्ट किया मैंने, वो उसकी जरूरत नहीं थी, नंबर वन। नंबर टू, अब जब मुझे वो पैसे मिल भी रहे हैं तो मुझे उतने पैसे की वैल्यू नहीं है, बिकॉज विद गॉड्स ग्रेस मेरी सैलरी ज्यादा अच्छी हो गई है, मैं ज्यादा कमाने लगा। करेक्ट। और इसके रिवर्स में एक थ्योरी ये है कि अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया तो कुछ भी नहीं, कुछ कर नहीं रहे हो, इट्स वेरी नेसेसरी, इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। Sure. तो हाउ डू यू मैनेज दी, और हाउ डू यू बैलेंस दीज टू मैं आपको एस्पेक्ट्स? 3-4 बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट्स देता हूँ, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें इस पॉडकास्ट पे सुनने वाले लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। जी। पहले इन्फ्लेशन की बात करते हैं। मैं जब कॉलेज में मूवी के लिए जाता था, जी। पॉपकॉर्न, मूवी टिकट सब मिलाकर मुझे 50 रुपए का खर्चा होता था। आज मैं कम से कम 500 रुपए से ज़्यादा एक मूवी पर और एक पॉपकॉर्न या पेप्सी खाने पर आराम से दे देता हूँ मूवी थिएटर में। दैट ओनली हेल्प्स टू शो यू कि आज अगर आप प्लानिंग नहीं कर रहे हो फ्यूचर के लिए, तो आपका फ्यूचर का खर्चा इतना तेजी से बढ़ेगा कि आपके पास शायद उस समय पे उतना पैसा नहीं होगा अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए। तो अगर इन्फ्लेशन को आप इग्नोर करेंगे तो आपको आपकी लाइफस्टाइल पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, वन। दूसरा, इंडिया में अनफॉर्चुनेटली आप पिछला 5 साल छोड़ दीजिए, मैं 2020 के पहले की बात कर रहा हूं, यानी आप कितना भी पिछला डेटा ले लीजिए अप टू 2020, इंडिया में इन्वेस्टिंग का अनफॉर्चुनेट मतलब सिर्फ रियल एस्टेट, एफडी और इंश्योरेंस पॉलिसी था। इसके अलावा लोग कहीं पर भी इन्वेस्ट नहीं करते थे, राइट? अब अगर आप देखें, आप रियल एस्टेट में पैसा रोक रहे हो, इंश्योरेंस पॉलिसीज में पैसा रोक रहे हो, तो आपका ये पैसा लॉक्ड इन है, आप चाहो या ना चाहो। आप एक बटन दबाओगे तो पैसा नहीं मिलता है, राइट? करेक्ट। जब आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी में पैसा लगा रहे हो, आप जो इन्फ्लेशन की मैंने बात की, आप इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रहे हो, राइट? आज एफडी आपको मान लीजिए 6% रिटर्न दे रही है, आप 30% के टैक्स ब्रैकेट में हो, तो आपको 1.8% तो टैक्स लग रहा है, आपके हाथ में बच रहा है 4.2%। अब अगर महंगाई 6% से बढ़ रही है और आपका पैसा 4.2% से बढ़ रहा है, तो थियोरेटिकली आपका 100 रुपया लगाया हुआ 104.2 होगा, पर आज जो आप 100 रुपए में चीज खरीद पा रहे हो, वो 1 साल बाद जब आपके पास 104 रुपए भी होंगे ना, तब भी आप नहीं खरीद पाओगे, क्योंकि वो चीज 106 रुपए की हो गई है। तो आपका पेपर सिर्फ पैसों पे बढ़ रहा है, उसकी पोटेंशियल टू बाय द सेम प्रोडक्ट नहीं है, नीचे जा रही है। इन्फ्लेशन बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जो लोग सिग्निफिकेंटली इग्नोर करते हैं। सेकंड, इंडिया में आपके पास सोशल सिक्योरिटी जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आप अगर वेस्टर्न वर्ल्ड में जाएंगे तो आप एक बार रिटायर हो गए तो आपकी मेडिकल का खर्चा गवर्नमेंट देख लेगी, आपको हर महीना या हर साल पेंशन गवर्नमेंट से मिलेगा। इंडिया में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो अभी तक यहाँ पर ये हो रहा था कि माँ बाप अपने बच्चों की पढ़ाई और शादी में पूरा खर्चा कर देते और उनका रिटायरमेंट प्लान बच्चा होता था, राइट। पर अब इंडिया भी वेस्टर्नाइज हो रहा है। अब अगर इंडिया वेस्टर्नाइज हो रहा है और आपका बच्चा आपके साथ नहीं रहने वाला है और उसकी खुद की फैमिली है, तो वो आपका रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे कर पाएगा? बट द फैक्ट स्टिल इज कि आप अभी भी उसके एजुकेशन और मैरिज पे खर्चा कर रहे हो, ठीक है? तो अगर आप प्लान नहीं करोगे तो आप खाली हो जाओगे उसके एजुकेशन और मैरिज को लेकर, और जब आपकी रिटायरमेंट की बारी आएगी, वो वेस्टर्नाइज हो गया, वो बाहर जाके रह रहे हैं और उसकी फैमिली अलग है, तो आप, और गवर्नमेंट हेल्प नहीं करेगा क्योंकि कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, तो हाउ विल यू प्लान फॉर योर रिटायरमेंट? आई थिंक इंडिया बहुत सिग्निफिकेंटली चेंज हो रहा है, वेस्टर्नाइज हो रहा है, और अगर आप प्लान नहीं करोगे तो इन्फ्लेशन की वजह से, और ये जो दूसरे मैंने आपको रीजंस कहे, उसकी वजह से you will not be able to maintain your lifestyle, और ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स आर बिकमिंग ओनली मोर डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग। जैसे मैंने आपको एफडी का, नॉर्मल इन्फ्लेशन भी बीट नहीं कर पाता है। दैट्स एग्जैक्टली द सेम प्रॉब्लम विथ इंश्योरेंस पॉलिसीज। 5-5.5%, 6% से ज़्यादा रिटर्न नहीं निकलता है। वो टैक्स फ्री होने के बावजूद भी इन्फ्लेशन को तो नहीं बीट कर रहा है,
राइट। बचा रियल एस्टेट में पैसे देखिए, टाइम से आते नहीं है। हाँ, यानी आप बटन दबाकर तो नहीं आएगा। आज आप बेचने की सोचोगे तो 6 महीना 12 महीना बाद शायद बिक जाए। शायद बिक जाए। और उसमें भी जो अर्ट्सवाइल रिटर्न्स हुआ करते थे, मेट्रो में तो वैसे रिटर्न्स बचे भी नहीं है। और जब आपको सेम घर शायद 2% पे रेंट पे रहने मिल रहा है, तो आई थिंक वो रेंट वाला कल्चर बहुत पिकअप कर रहा है। तो मुझे लग रहा है बहुत सारे चैलेंजेस है जिसकी वजह से आपको एक्चुअली प्लान तो करना चाहिए मेरे हिसाब से, अदरवाइज आप एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में आ जाओगे। एक और चीज है, जैसे आपने बोला कि इंडिया भी वेस्टर्नाइज हो रहा है, इंडिया बूढ़ा भी हो रहा है, करेक्ट। बस अमीर नहीं हुआ। इन मेनी सोसाइटीज दे ग्रोन ओल्ड बिफोर एंड बट दे बिकेम रिच बिफोर। इन इंडिया इट्स नॉट लाइक दैट, वी आर गेटिंग ओल्ड विदाउट गेटिंग रिच। सो मैं आप थोड़ा सा डेटा शेयर करता हूँ। इंडिया इज स्टिल द यंगेस्ट, और इंडिया में आज भी द एवरेज एज इज क्लोज टू 27-28। तो ऐसा कहा जाता है कि इंडिया स्टिल हैज द यंगेस्ट पॉपुलेशन, Right. वर्किंग पॉपुलेशन एंड इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन ग्लोबली, राइट। और अगर आप हमारा पर कैपिटा इनकम देखें तो हमारा पर कैपिटा इनकम सिग्निफिकेंटली $900 हुआ करता था आज से 20 साल पहले से लेकर ऑलमोस्ट 3000 US डॉलर हो गया। तो आई थिंक पर कैपिटा बेसिस पे वी आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। पर प्रॉब्लम ये है ना कि आपकी पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ रही है और वेल्थ सिग्निफिकेंटली सही तरीके से हर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी में डिवाइड नहीं हो रही है। तो जो अमीर लोग हैं वो और अमीर बन रहे हैं और जो गरीब है वो ऊपर नहीं आ पा रहा है। इसीलिए आप देख रहे हो इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट डिवाइड है इन टर्म्स ऑफ जो वेल्दी और जो नहीं है। तो आई थिंक इंडिया का प्रॉब्लम, मुझे नहीं लगता ये है कि इंडिया बूढ़ा हो रहा है। प्रॉब्लम इंडिया का ये है कि वेल्थ बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है। इट हैज के शेप्ड ग्रोथ। यस। तो कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए लोगों को? देखिए, सबसे पहले तो समझना ये है कि आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए ऑप्शन क्या क्या है। ठीक है, तो पहले ट्रेडिशनल ऑप्शंस की बात करते हैं और फिर मुझे जो लग रहा है सही ऑप्शंस है उसकी बात करते हैं। तो ट्रेडिशनल में जैसे हमने थोड़ी देर पहले ही चर्चा की, आई थिंक इंडिया में फेवरेट ऑप्शंस क्या है इन्वेस्टमेंट करने के। FD। या तो आप एफडी कर लोगे, या तो आप पॉलिसी में पैसा लगा लोगे, या तो आप रियल एस्टेट में पैसा लगाओगे, या आप गोल्ड में पैसा लगाओगे। ठीक है, अब एफडी नॉट वर्थ इट एट ऑल। अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि एफडी ज्यादा रिस्की है या स्टॉक मार्केट, 10 में से 10 लोग जिनको मैंने ये क्वेश्चन पूछा है उनका आंसर स्टॉक मार्केट ही रहा है। राइट। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि उस चीज का आंसर एक्चुअली एफडी है। स्टॉक मार्केट में क्या प्रॉब्लम है? स्टॉक मार्केट में प्रॉब्लम है कि शायद आप नीचे ऊपर जाओगे, नीचे ऊपर जाओगे, पर एक समय पे आप ऊपर जाओगे। यानी अगर आप पिछले 20 सालों का, 30 सालों का, 40 सालों का डेटा भी ले लो, मार्केट ने 12 से 16% के बीच में रिटर्न दिया है अगर आप 7 से 10 साल इन्वेस्टेड रहे हो तो। राइट। इसका मतलब लंबे समय में मार्केट ने पॉजिटिव रिटर्न हर बार दिया है। पर प्रॉब्लम क्या है मार्केट का कि इन द इंटरिम, वो 10 सालों की जर्नी में बीच में बहुत ऊपर नीचे होता है। अब आप एफडी देखिए, एफडी में कोई ऊपर नीचे नहीं होता, वो स्ट्रेट लाइन है, पर आपको गारंटीड लॉस है। क्यों? क्योंकि 100 रुपया जिससे मैं मान लीजिए आज माइक खरीद सकता हूं, मैं क्या स्मार्ट बनने की कोशिश करता हूं, मैं सोचता हूं ये 100 रुपये को एफडी में डाल देता हूं, एफडी 106 हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर माइक भी खरीद लूंगा और 6 रुपये एडिशनल भी बच जाएगा मेरे पास। पर जब वो 106 मेरे हाथ में आता है तब मुझे समझता है कि 1.8 तो मुझे टैक्स देना है, बच्चा 104.2 जो मैं आपको बता रहा था। और जब मैं ये माइक लेने जाता हूँ, ये माइक 110 रुपये का हो जाता है नेक्स्ट ईयर, और मेरे पास तो बच्चा 104। तो मैं जो 100 रुपए से ये माइक खरीद पा रहा था अब मैं नहीं खरीद पा रहा हूं। तो एफडी इज अ गारंटीड लॉस। हाँ, आपको पेपर पे नहीं दिखेगा पर आपको रियल लाइफ में दिखेगा। राइट। सेकेंड, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, जैसे मैंने कहा इंश्योरेंस में एक ही प्रोडक्ट आपको चाहिए, वो है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस का मतलब है कि आपको अगर कुछ हो गया तो आपकी फैमिली को पैसा मिलेगा। कोई भी अगर आपको आकर ये कहे कि आपको कुछ नहीं होगा ना तो भी आपको पैसा वापस मिलेगा, वो इंश्योरेंस प्रोडक्ट में आपको पैसा लगाना ही नहीं है, क्योंकि उसमें आपको 5 या 6% से ज्यादा रिटर्न कभी नहीं बनेगा।
थर्ड, रियल एस्टेट। जैसे मैंने आपको कहा, रियल एस्टेट में ऑफ कोर्स जिनको आता है वो रियल एस्टेट में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट में लेवरेज मिलता है। बट दिस इज नॉट फॉर मास पब्लिक। नॉट फॉर मास पब्लिक, क्योंकि टिकट साइज बहुत बड़ा है, लिक्विडिटी नहीं है, आपको जब पैसा चाहिए तब आप नहीं पैसा निकाल सकते। मेंटेनेंस इज अ कॉस्ट, हर बार आपका घर रेंट पे चला जाएगा वो जरूरी नहीं है, बहुत तकलीफ है, और उसके बाद रिटर्न क्या निकलता है, सेम, राइट। तो हाँ, पर रियल एस्टेट इज नॉट अ बैड इन्वेस्टमेंट इन दैट सेंस। यानी जिनको आता है ये कैसे करते, वो लेवरेज लेकर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, आपको बैंक से लोन मिल सकता है, आप उतने क्रेडिट वर्दी हो तो आपने लोन ले लिया, और आपने सिर्फ 10, 12, 15% पैसा चुकाया है अभी तक, पर थोड़ा थोड़ा करके आपने 20, 25, 30% पैसा चुकाया, और 30% पैसा चुकाने के बाद ही आपने वो घर बेच दिया, तो आपको तो पूरे 100% की वैल्यू पे अप्रिसिएशन मिलेगा, पर जबकि आपका पैसा लगा था 30%। तो जिसको लेवरेज लेकर रियल एस्टेट में काम करना आता है ना, उनके लिए बहुत सही है, नॉर्मल जनता के लिए नहीं है, राइट। फोर्थ, गोल्ड। ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स में से गोल्ड मुझे ऐसा लग रहा है डेफिनेटली शुड बी अ पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो, ओके। पर जिस तरीके से इंडिया गोल्ड में निवेश करता है वो तरीका चेंज करना है। मतलब क्या, इंडिया आज गोल्ड में, फिजिकल गोल्ड में निवेश करता है, राइट। यानी आपके घर पे ज्वेलरी होगी या कुछ ना कुछ होगा। अब उसमें 3-4 प्रॉब्लम्स है उस तरीके से गोल्ड में निवेश करने के। सबसे पहला, आपको 3% जीएसटी भरना पड़ेगा जब आप गोल्ड खरीदेंगे, 3% का नुकसान। सेकंड, मान लीजिए गोल्ड 1,40,000 रुपए पे मार्केट पे ट्रेड कर रहा है, पर आप अपने ज्वेलर के पास जब जाओगे तो आपको 145 पे बेचेगा, वो मार्केट रेट पे कभी नहीं बेचेगा। या आप उसे सोना बेचने जाओगे तो 135 पे खरीदेगा, तो आपको कम से कम 4 से 5% स्प्रेड का लॉस है वर्सेस एक्चुअल प्राइस और आपका ज्वेलर क्या ले रहा है। तो 3% जीएसटी, 4-5% ही है, उसके ऊपर मेकिंग चार्जेस, राइट, 10-10% तक मेकिंग चार्जेस लगाते हैं डिपेंडिंग ऑन आपका ज्वेलर कौन है। तो आपका तो 15-20% सिर्फ जीएसटी, स्प्रेड और मेकिंग चार्जेस में जा रहा है, उसके ऊपर आपको पता नहीं है प्योरिटी सही है या नहीं। सोना डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, और आप अगर टेक्निकली जानना चाहेंगे तो मैं आपको टेक्निकली भी बहुत सारे रीजंस दूंगा, पर सोना होना चाहिए, पर फिजिकल में नहीं। तो आप गोल्ड म्यूचुअल फंड ले लीजिए या गोल्ड ईटीएफ ले लीजिए, जो म्यूचुअल फंड का एक वेरिएंट है, वैसे सोने में निवेश कीजिए। वहां जीएसटी नहीं लगता, कोई स्प्रेड नहीं है, 140 वाला 140 में मिलेगा, कोई मेकिंग चार्जेस नहीं है, कोई क्वालिटी या प्योरिटी की मगजमारी नहीं है, राइट। तो अगर आपको सोना खरीदना है तो गोल्ड म्यूचुअल फंड या गोल्ड ईटीएफ के द्वारा खरीदिए, फिजिकल गोल्ड के द्वारा नहीं। बट गोल्ड के रेट्स पिछले 1-2 सालों में जैसे बढ़े हैं, इज इट स्टिल द राइट टाइम टू बाय द गोल्ड? इनफैक्ट मैं आपको थोड़ा सा ग्लोबल एनवायरनमेंट के हिसाब से समझाता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मुझे एक चीज बताओ इफ यू कैन, कि ये ऐसा हुआ क्यों, अचानक से इतना क्यों रेट बढ़ा? अगर मैं आपको 2022 या 23 में लेके जाऊं, तो वहाँ एक सिग्निफिकेंट चीज हुई थी जिसके बाद ग्लोबल आउटलुक टुवर्ड्स गोल्ड कंप्लीटली चेंज्ड। वो था रशिया और यूक्रेन का वॉर। आई एम श्योर आपने सुना होगा, रशिया और यूक्रेन का 2022-23 में वहाँ तब से चालू हुआ था वॉर, और आज भी कंटिन्यू हो रहा है। तो उनके बीच में वॉर हुई। यूएस को नहीं चाहिए था कि रशिया और यूक्रेन की वॉर हो, तो यूएस ने रशिया को बोला कि आप वॉर मत कीजिए। रशिया ने कहा कि मैं ये वॉर डेफिनेटली कंटिन्यू करूंगा, तुमसे होता है वो कर लो। दैट वॉज द चेंजिंग पॉइंट इन द वे द मार्केट्स हैव बिहेव्ड। क्यों? क्योंकि उसके इमीडिएटली बाद यूएस ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से गोल्ड प्राइसेस ऊपर जाने लगे। यूएस ने क्या किया? यूएस ने रशिया के फॉरेन एसेट्स को या फॉरेन रिजर्व्स को ब्लॉक कर दिया। इसका मतलब, अगर आप देखेंगे ग्लोबली, अगर मान लीजिए आप कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, आप कौन सी करेंसी में पैसा देते हैं? डॉलर। डॉलर में। पूरा वर्ल्ड डॉलर में ट्रेड करता है। डॉलर किसकी करेंसी है? यूएस की। तो इसका मतलब कि अगर आप डॉलर में खर्चा कर रहे हो
तो आपको डॉलर इंडिया में वो कौन प्रोवाइड करता है? आपकी बैंक या आरबीआई, राइट। कि आपका रुपी लेगा, सामने डॉलर देगा और वो डॉलर आप सामने दे देते हो। इसका मतलब हर कंट्री की सेंट्रल बैंक के पास डॉलर होना चाहिए, राइट। वरना तो ये ट्रेड हो ही नहीं पाएगा। तो वर्ल्ड की जितनी भी सेंट्रल बैंक्स है ना, उन सब के पास डॉलर रिजर्व्स होते हैं। डॉलर रिजर्व्स का मतलब क्या है? डॉलर बैंक में नहीं पड़े होते, उन्होंने ट्रेजरी बिल्स में ये डॉलर्स को इन्वेस्ट किया होता है। इसका सिंपल मतलब, आपके सेंट्रल बैंक के पास अगर $100 है तो उन्होंने $100 यूएस गवर्नमेंट की एफडी में डाला हुआ है। ओके। ओके, अब वैसे ही रशियन सेंट्रल बैंक ने भी यूएस की एफडी में पैसा डाला होगा, वो तकरीबन 200 या $250 बिलियन कुछ तो था। तो यूएस ने जब रशिया को बोला कि आप वॉर मत कीजिए और रशिया ने मना कर दिया, तो यूएस ने उन डॉलर रिजर्व्स को फ्रीज कर दिया। एक्चुअली ये डॉलर रिजर्व्स भी था, पाउंड रिजर्व्स भी थे, यूके भी इन्वॉल्व था, बहुत था, पर मैं सिंपल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास 200-250 बिलियन की रिजर्व्स थी जो आपने इनकी एफडीज में डाल रखे थे, और उन्होंने बोला कि मैं ये पैसा वापस नहीं करूंगा। अब अगर रशियन सेंट्रल बैंक का पैसा यूएस और यूरोप वापस नहीं करेगा, ओके, तो एज इंडियन सेंट्रल बैंक आरबीआई आप क्या सोचोगे? आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा डॉलर में रखना है कि डॉलर में नहीं रखना है? नहीं रखना है। चाइना क्या सोचेगा, रखना है डॉलर में कि नहीं रखना है? वर्ल्ड में कोई भी कंट्री ये सोचने लगेगी कि यार आपने तो इतना ज्यादा पावर यूएस को दे दिया है कि कल उठकर आप अगर जो चाहते हो और यूएस चाहता है वो अलग अलग डायरेक्शन में, तो यूएस तो आपका पैसा वापस नहीं करेगा। करेक्ट। सो ग्लोबली सेंट्रल बैंक्स में ये अनसेड थॉट आ गया कि बॉस हम इतना ज्यादा पैसा यूएस डॉलर में नहीं रख सकते। तो अब वो आप एफडी तोड़ोगे तो पैसा कहीं तो लगाना पड़ेगा। अब कहीं कहां लगाओगे? सोने में। तो वर्ल्ड सेंट्रल बैंक्स 2022 या 23 एंड से कंटिन्यूअसली डॉलर बेच रही थी और सोना खरीद रही थी, जिसकी वजह से आपने 2024-2025 में सोने में इतनी बड़ी तेजी देखी। ओके, अब आपने इतनी बड़ी तेजी देखने के बाद फेब 2026 या मार्च 2026 में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया। वो ट्विस्ट क्या आया? ट्विस्ट ये आया कि रशियन सेंट्रल बैंक और टर्की, मार्च 2026 की बात कर रहा हूं, उन्होंने $30 बिलियन का तकरीबन सोना सिर्फ मार्च 2026 में बेचा। क्यों? क्योंकि रशिया पिछले 3 साल से यूक्रेन के साथ लड़ाई कर रहा है। पैसा कहां से आएगा लड़ाई को कंटिन्यू करने के लिए? तो उनको बेचना पड़ा। टर्की को सिमिलर प्रॉब्लम हुआ करेंसी पे। टर्की की करेंसी है लीरा। लीरा सिग्निफिकेंटली डीवैल्यू हो रहा था, उसको स्टेबल करने के लिए उनको सोना बेचना पड़ा। तो मार्च 2026 में $30 बिलियन का सोना बेचा गया, और ये अपेरेंटली 2-3 या 4 सालों में सबसे बड़ी सेल नंबर थी सेंट्रल बैंक्स की तरफ से सोने पे, जिसकी वजह से सोने पे पहला डिप आया। और जैसे ही फिर ये ईरान, यूएस, इजराइल वाला वॉर स्टार्ट हो गया, वापस से सोना गिरने लगा, क्योंकि ट्रेडिशनली वॉर के सिचुएशन पे सोना ऊपर जाता है। पर इस बार ऑलरेडी 150% ऊपर जा चुका था, फिर वॉर शुरू हुई, और पैसा कहां से आएगा इन वॉर को फंड करने के लिए? इसलिए लोग प्रॉफिट बुक करने लगे। सेंट्रल बैंक्स ने थोड़ा थोड़ा सोना बेचना चालू किया अपनी करेंसी को मैनेज करने के लिए। तो ये थोड़ी सी स्टोरी थी कि सोना क्यों ऊपर गया और उसके बाद सोना क्यों गिरा। पर अब हमें लगता है कि सोना तकरीबन $4000 आज जब हम बात करें तकरीबन $4000 पे ग्लोबली ट्रेड कर रहा है। यहाँ से थोड़ा सा नीचे जा सकता है $3600 तक। तो हमको ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ से 5-8-10% का डाउनसाइड हो सकता है, क्योंकि ट्रम्प का कोई भरोसा नहीं है, रोज सुबह उठ के कुछ भी बोल देता है, तो उसका इम्पैक्ट आ सकता है ग्लोबल मार्केट्स पे। तो 5-8 या 10% का फॉल हो सकता है, पर हमें लगता है कि ये समय बहुत सही है सोने में निवेश वापस शुरू करने के लिए। एक साथ मत लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके लीजिए, क्योंकि सोना अपने ऑल टाइम हाई से 25-30% नीचे मिल रहा है, और ग्लोबली जियोपॉलिटिक्स मुझे नहीं लगता है बहुत जल्दी सेटल होने वाला है। Correct. अगर सेटल नहीं होगा और लोग डॉलर से दूर भागना चाहते हैं, क्योंकि यूएस जिस तरीके से चीजें कर रहा है,
उनके पास दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है गोल्ड के अलावा, तो पैसा गोल्ड में रोटेट होते रहेगा। तो आपका क्वेश्चन था कि सोने में क्या करना चाहिए, हम सोने में खरीदने चाहिए। की सलाह दे रहे फिलहाल। So, as a financial analyst, do you see any pattern in what US or Trump is doing, or as a financial analyst also आप बोलेंगे वो पागल है जैसे पूरी दुनिया बोल रही है? नहीं, आई थिंक वो बिल्कुल पागल नहीं है, बहुत स्मार्ट है। इट इज नॉट ओनली ट्रम्प, अगर आप यूएस की हिस्ट्री देख ले, ठीक है, जितने भी प्रेसिडेंट्स यूएस में हैं उन सब ने एक सिंपल स्ट्रेटजी अपनाई है, वो है अपना डॉलर बचाने की। करेक्ट। बाय डूइंग दिस उनका डॉलर तो बच नहीं रहा है, उनका डॉलर की तो डी वैल्यू हो रही है। नहीं, डॉलर बहुत सिग्निफिकेंटली बच रहा है, मैं आपको समझाता हूँ क्यों। आज यूएस की इकोनॉमी तकरीबन 35 ट्रिलियन डॉलर की है। ओके, उनका जीडीपी, उनके पास है 40 ट्रिलियन डॉलर का डेट। ओके, इसका मतलब कि आप इन सिंपल लैंग्वेज आपकी कंट्री 35 ट्रिलियन कमा रही है और खर्चा 40 ट्रिलियन का कर रही है, इन सिंपल लैंग्वेज। ये बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है, बहुत बुरी सिचुएशन है। ओके, अब ऐसी सिचुएशन में भी यूएस को कोई तकलीफ नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया को उसका डॉलर चाहिए, तो वो जितना पैसा छाप सकता है, और डॉलर छापने की मशीन उसके पास है, इन वेरी सिंपल क्रूड लैंग्वेज, तो वो तो जितना पैसा छाप सकता है उतना पैसा छापेगा और इंटरेस्ट पे करते रहेगा अपने 40 ट्रिलियन डॉलर पे। तो प्लीज अंडरस्टैंड कि यूएस आज इतनी बुरी सिचुएशन में होने के बावजूद भी कि हर साल 5 ट्रिलियन का लॉस कर रहा है सिंपल लैंग्वेज में, फिर भी उसको कोई टेंशन नहीं है। क्यों? ये पावर उसके पास कहां से आ रही है? क्योंकि पूरी दुनिया को उसका डॉलर चाहिए और डॉलर तो वो छापता है। सो हमारी लैंग्वेज में इसे कहते हैं कि उसके पास इतना पावर इसलिए क्योंकि डॉलर इज द रिजर्व करेंसी। रिजर्व करेंसी का मतलब क्या है कि ग्लोबली 60% ट्रेड जो होता है ना ग्लोबली वर्ल्ड में, वो डॉलर में होता है। तो आज आपको अगर ब्राजील से कुछ इंपोर्ट करना है तो आपको ब्राजील को डॉलर देना पड़ेगा। ब्राजील को अगर अर्जेंटीना को कुछ एक्सपोर्ट करना है तो अर्जेंटीना ब्राजील को डॉलर देगा। पूरी दुनिया डॉलर में ट्रेड कर रही है। तो आज यूएस का पावर इतना है क्योंकि यूएस का डॉलर चलता है ग्लोबली। अब जितनी ट्रेड हो रही है ना ग्लोबली डॉलर में, उसका भी 60% ट्रेड जो हो रहा है ना वो ऑयल ट्रेड है। इसका मतलब जब एक देश दूसरे देश से ऑयल खरीदता है तो वो एक दूसरे को डॉलर में पेमेंट करती है। तो अब अगर आप समझिए कि अगर डॉलर या रादर अगर क्रूड तेल डॉलर में ट्रेड होना बंद हो जाए तो डॉलर की स्ट्रेंथ टूट जाएगी। करेक्ट, ठीक है। हर प्रेसिडेंट यूएस का सिर्फ इसे बचाने की कोशिश करता है। आप कितना भी पीछे चले जाइए हिस्ट्री में, गो बैक टू सद्दाम हुसैन, इराक, उसे मरवा दिया ये बोल के कि वो न्यूक्लियर केमिकल वेपन्स बना रहा है। पर द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि सद्दाम हुसैन वाज द फर्स्ट कंट्री टू टेल द नेबर्स कि आप मेरे साथ ऑयल ट्रेड कीजिए, मैं आपकी लोकल करेंसी में ट्रेड करूंगा। तो इंडिया, आप मेरे से ऑयल ले लीजिए, मैं आपसे रुपया ले लूंगा। अगर ये हो जाता तो डॉलर की वैल्यू क्या होती? गिर जाती। मरवा दिया उसको। आप अफ्रीका देख लीजिए, लीबिया देख लीजिए, जितनी भी प्रॉब्लम्स हुई है वो सब इसे बचाने के लिए। लेटेस्ट एग्जांपल देता हूं, वेनेजुएला। उनको तो उठा के लेके आ गया सुबह सुबह। क्यों उठा के लेके आया? तो ये कहा यह गया कि वो ड्रग सप्लाई कर रहा है, ड्रग कार्टेल चला रहा है। बट द फैक्ट इज के वेनेजुएला चाइना को क्रूड बेच रहा था चाइनीज युआन में। वापस ये डॉलर और ऑयल वाला इक्वेशन टूट रहा था क्योंकि सबसे बड़ा इंपोर्टर ऑयल का ग्लोबली वेनेजुएला से ऑयल खरीद रहा है और डॉलर में नहीं खरीद रहा है, चाइनीज युआन में खरीद रहा है। डॉलर पे इंपैक्ट आता। ईरान, मुझे बताइए ना कि यूएस कहां बैठा है, ईरान कहां पर है? यूएस को क्या प्रॉब्लम है ईरान से? इनके पास कोई मिसाइल भी नहीं है जो वहां तक जा सके। एग्जैक्टली, क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि ईरान भी वही चीज कर रहा है। ईरान चाइना को चाइनीज युआन में तेल बेच रहा है। इंडिया से क्या प्रॉब्लम है? हाँ, इंडिया से तो मैं उस पर आता हूं। पहले ये क्लियर हो गया। तो ये ट्रम्प नहीं है, आप हिस्ट्री देख लिए यूएस की। हर प्रेसिडेंट तेल से रिलेटेड कंट्रीज के साथ हर बार पंगा करता है क्योंकि उसको नहीं चाहिए कि ये ऑयल वाला ट्रेड उसका डॉलर से हटे।
इंडिया से क्या प्रॉब्लम है ये बताइए। इंडिया से प्रॉब्लम बड़ा सिंपल है। आज अगर यूएस को कोई भी compete कर सकता है ग्लोबली, वो है चाइना। बिल्कुल। ठीक है, अब वो सेम चीज रिपीट नहीं करना चाहता अपनी मिस्टेक जो वो चाइना के साथ कर चुका है। तो चाइना के साथ क्या मिस्टेक की यूएस ने? यूएस ने अपना पूरा मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस चाइना को एक आउटसोर्स कर दिया। करेक्ट। और चाइना आज वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरर बना है क्योंकि यूएस ने उसे अलाउ किया बनाने के लिए। राइट। तो आज वो इतना बड़ा हो गया है कि आज वो देश यूएस के साथ कंपीट कर सकता है। दे डोंट वांट टू रिपीट द सेम मिस्टेक विद अस, क्योंकि आज अगर चाइना के बाद कोई दूसरी कंट्री है जो प्रोबेबली आज से 50 साल बाद इतनी बड़ी हो जाएगी कि वो शायद यूएस को टक्कर दे पाए, वो इंडिया है। तो आज वो फुल कोशिश कर रहा है कि वो सेम गलती रिपीट ना करे जो उसने चाइना के साथ की है, विच इज वेयर वी आर गेटिंग स्टक। तो जो टैरिफ वॉर है या टैरिफ्स लग रहे हैं इतना, उसका रीजन यही है। सी टैरिफ एक स्टेप आप पीछे ले लीजिए। टैरिफ क्यों लग रहे? तो टेक्निकली वो जो टैरिफ लगाने की कोशिश कर रहे हैं वो गलत नहीं है, क्योंकि आप यूएस हो, मैं इंडिया हूं, ठीक है। तो आज तक मैं जब आपको एक्सपोर्ट कर रहा था, इंडिया जब यूएस को एक्सपोर्ट कर रहा था, ठीक है, तब यूएस इस पे कोई टैक्स नहीं लगाता था। वो बोलता है ओ आपने गाड़ी बनाई, भेज दो मुझे, 0% टैक्स या 5% टैक्स या 10% टैक्स, व्हाटएवर। पर जब आप मुझे आपकी गाड़ी भेजते थे, यूएस जब गाड़ी भेजता था इंडिया, तो मैं आप पर 70% टैक्स लगाता था। There was a time 100% also. हाँ, अभी ये तो सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं। मैं तो कुछ भी इंपोर्ट करता था आपसे, ठीक है, तो मैं आपको टैक्स लगाता था, ठीक है। पर जब मैं आपको एक्सपोर्ट करता था आप मुझे कोई टैक्स नहीं लगाते थे। और ये सेम इक्वेशन यूएस का हर कंट्री के साथ था। तो यूएस आज बोल रहा है यार, जब मैं 35 ट्रिलियन का धंधा कर रहा हूं, 40 ट्रिलियन के डेट पे बैठा हूं, तो मुझे कभी ना कभी तो सुधरना पड़ेगा ना। ये तो बहुत बड़ा इम्बैलेंस है, तो मुझे तो आपको टैक्स लगाना शुरू करना पड़ेगा। दिस इज इलॉजिकल। तो वो जो कर रहा है ना वो सही है, उसका तरीका गलत है। क्या गलत है? वो आपको आकर बोल देगा 100% टैक्स। ऐसे धंधा नहीं होता है, राइट। आपको अगर धंधा करना है तो आपको एक ऐसे लॉजिकल इक्वेशन पे आना पड़ेगा जहां पर उस ट्रेड का मतलब हो। यानी आज अगर मैं आपको एक्सपोर्ट कर रहा हूं गाड़ी जिसपे कोई टैक्स नहीं लग रहा है, पर हाइपोथेटिकली आप बोल दो कि अब इस पे 50% टैक्स लगेगा, तो 20 लाख की गाड़ी 30 लाख में कौन खरीदेगा? ट्रेड ही खत्म हो जाएगा। पर वो क्या कर रहा है, वो बोल रहा है आज तो 0 है, मैं चालू ही 100% टैक्स से करूंगा तो 20% पे तो रुकेगा, पर मैं 20% पे चालू करूंगा तो 5% पे रुकेगा। तो ये टेक्निक उसकी है निगोशिएशन करने की, पर उसे भी बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं। जैसे उसके सुप्रीम कोर्ट ने इन टैरिफ्स को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया, तो वापस वो 10% टैरिफ पर आ गया ग्लोबली। तो आई थिंक उसका तरीका गलत है, वो थोड़ा ज्यादा प्रेशर टैक्टिक्स प्ले कर रहा है, पर लॉजिकली वो जो कर रहा है वो अपने देश के लिए सही कर रहा है। इज देयर एनी होप दैट रिजर्व करेंसी वुड बी चेंज्ड और समथिंग लाइक दैट? देखिए पिछले कोई दूसरा रास्ता, बिकॉज अभी जैसे रसिया यूक्रेन वॉर हो रहा था उसमें भी था कि इंडियन रूपी में रसिया ऑयल बेचेगा इंडिया को और समथिंग लाइक दैट। तो व्हाट वाज दैट एंड हाउ फार? देखिए ये तो बड़ा क्लियर है कि वर्ल्ड को डॉलर से दूर जाना है, ठीक है। जो लॉजिक मैंने आपको समझाया, और हर कंट्री ये कोशिश कर रही है कि डॉलर ट्रेड को कम कर दे। जैसे आपने कहा इंडिया रशिया, राइट, कोशिश कर रहे हैं कि हम रुपी में ऑयल खरीदेंगे उनसे। पर आप देखिए यूएस को ये नहीं चाहिए, तो यूएस हम पे टैरिफ लगाकर प्रेशर टैक्टिक्स खेल रहे हैं। पर हर कंट्री ये कोशिश कर रही है कि यूएस डॉलर से दूर जाए। अब अगर आप पिछले 500 साल की हिस्ट्री देखें, 5 बार रिजर्व करेंसी चेंज हो चुकी है। 500 साल पहले भी रिजर्व करेंसी होती है? यस, 500 सालों में 5 बार रिजर्व करेंसी चेंज हो चुकी है। तो ऐसा नहीं है कि डॉलर एज अ रिजर्व करेंसी चेंज नहीं हो सकती। पर क्या 1-2 साल में हो जाएगी? द आंसर इज नो, क्योंकि इतना डीप रूटेड है कि उसको हटाने में समय लगेगा। और यूएस अपनी पूरी ताकत लगा रहा है कि इससे ना हटे।
तो ये फाइट, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फाइट तो डेफिनेटली शुरू हो गई है कि यहाँ से लोगों को डॉलर एज अ रिजर्व करेंसी से दूर जाना है। अब कितना समय लगेगा ये तो मुझे नहीं पता, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि 1970s या 60s 70s से ये रिजर्व करेंसी की शुरुआत हुई थी एज अ डॉलर। तो अगर आप 100 साल का भी समय ले ले तो और 25-30 साल 40 साल है यूएस डॉलर को एज अ रिजर्व करेंसी से हटने के लिए, क्योंकि एवरेज पिछले 500 सालों में 5 करेंसीज हुई है। तो 100 साल का रिजर्व करेंसी का एवरेज स्टैट है हिस्टोरिकली। So what can be the next currency? I wish I knew the answer. But in all honesty, there is no answer at this point in time. इसीलिए जब तक ये आंसर इवॉल्व नहीं होता है ना, सोना बेनिफिट करेगा। क्योंकि हिस्टोरिकली तो आपने सोने को ही एज अ करेंसी यूज किया है। क्योंकि हिस्टोरिकली आप अगर हिस्ट्री देखें इकोनॉमिक्स में, तो आपके पास जितना सोना हुआ करता था उतनी करेंसी आप छाप सकते थे। तो सोना तो सूडो करेंसी था ही। तो जब तक नई करेंसी इवॉल्व नहीं होती, सोना बेनिफिट करेगा। क्योंकि आप जब तक डॉलर से पैसा निकालोगे तो कहीं तो पार्क करोगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दूसरी करेंसी एस्टेब्लिश हो तब तक सोना एडवांटेज में रहेगा, और हमें लगता है सोना खरीदना चाहिए। Where do you see India in 10 years down the line or 20 years down the line? आई थिंक इंडिया इज इन अ ग्रेट पोजिशन एट दिस पॉइंट इन टाइम। क्योंकि देखिए, लोगों को डॉलर से बाहर निकलना है। चाइना के साथ लोग ट्रेड करने से डरते हैं, क्योंकि फॉर ऑल द ऑब्वियस रीजंस दैट वी नो अबाउट चाइना। तो चाइना प्लस वन, या चाइना के बाद कौन, या चाइना के अलावा कौन इज द ट्रेड दैट वी आर विनिंग ऑन। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी पॉपुलेशन इंग्लिश स्पीकिंग है, हमारी पॉपुलेशन यंग है, लोगों को चाइना से ऑल्टरनेटिव चाहिए, इसमें इंडिया बेनिफिट करेगा। इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड टुडे। मुझे नहीं लगता ये सिचुएशन अगले 10-15-20 सालों तक चेंज होने वाली है। अगर पॉलिसीज एट द गवर्नमेंट front turn out to be true and in the right direction, I think this is the golden era for India for the next 2 decades. So if we talk about US, consumerism is on the top. Yeah. If you see China, the manufacturing is at the top. इंडिया में क्या है ऐसा, या क्या होने वाला है? So इंडिया में दोनों है। इंडिया में कंजम्पशन भी है और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग भी है। बट द प्रॉब्लम इज कि इंडिया में आज कंजम्पशन ज्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग कम है। इंडिया हैज टू मूव टू मैन्युफैक्चरिंग अगर इंडिया को जेन्युइनली इस रेस में जीतना है। तो अगर आप देखें पिछले 1 आध साल में इंडिया ने बहुत सारे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स साइन किए, यूरोप के साथ, यूके के साथ साइन किए या बातें कर हो रहे हैं, न्यूजीलैंड के साथ, बहरीन के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ बातें चल रही है, ब्राज़ील के साथ बातें चल रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज द वे फॉरवर्ड, जहां पर इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को बहुत सिग्निफिकेंट बूस्ट मिलेगा, क्योंकि हम चाइना प्लस वन में एक्सेल कर पाएंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कंजम्पशन इज हियर टू स्टे इन इंडिया, क्योंकि आपके पास अगर 140-150 करोड़ लोगों की जनता है तो कंज्यूम करेंगे, कंजम्पशन तो जाने से रहा। और उसके साथ अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में प्रोग्रेस कर ले, तो आई थिंक दैट्स द वे इंडिया विल मूव फॉरवर्ड। ओके, वन क्वेश्चन फ्रॉम, इट माइट बी रॉ फॉर यू, बट चाइना, यूएस की पॉपुलेशन इतनी कम है, कंजम्पशन इतना ज्यादा कैसा है कि पूरी दुनिया के प्रोडक्ट्स को वो कंज्यूम करती है? सी आई थिंक उसका लॉजिक थोड़ा सा बैक एंड पे है, क्योंकि यूएस इज नॉट ओनली अ कंज्यूमर, बट यूएस इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट डेरिवेटिव ऑफ कंजम्पशन। व्हाट आई मीन बाय दैट इज कि मान लीजिए आप जो एप्पल के फोन खरीद रहे हो, राइट, ठीक है, वो एप्पल के फोन का आईपी यूएस का है, मैन्युफैक्चरिंग ताइवान, चाइना, इंडिया में हो रही है, और कंजम्पशन ग्लोबली हो रहा है, राइट। तो सिर्फ यूएस को या एप्पल के फोन्स को खरीदने वाले सिर्फ यूएस के लोग नहीं है, चाइना भी उतना ही खरीदता है, यूएस भी उतना ही खरीदता है। तो ये डेरिवेटिव है कि एप्पल के फोन का कंजम्पशन, क्योंकि कंपनी यूएस की है, दिखता ही है कि यूएस के फोन्स इतने कंज्यूम हो रहे, पर वो कंजम्पशन सिर्फ यूएस में नहीं हो रहा है, वो ग्लोबली हो रहा है।
तो आई थिंक द बिगेस्ट एडवांटेज दैट यूएस हैज इज कि यूएस ने प्रोडक्ट पे बहुत काम किया है, और क्योंकि यूएस ने प्रोडक्ट पे काम किया है और इन सब प्रोडक्ट्स को ग्लोबल प्रोडक्ट्स बना दिए है, उसका कंजम्पशन ग्लोबली हो रहा है, ना सिर्फ यूएस में। आप देख लीजिए हर एक चीज में, सोशल मीडिया, ये पॉडकास्ट यूट्यूब पे जाने वाला है, किसकी कंपनी है? गूगल की, एवरीथिंग इज यूएस। राइट। आप इंस्टाग्राम पे इसके शॉर्ट्स देखोगे, किसकी कंपनी है? यूएस। सो मेटा भी यूएस है, सॉरी फेसबुक भी यूएस है, इंस्टाग्राम भी यूएस है। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा, ये आपके दोस्त को आप कैसे भेजोगे? व्हाट्सएप के थ्रू, वो भी मेटा की कंपनी है, राइट। ईवी जो स्पोकन अबाउट ग्लोबली, राइट। सबसे बड़ी कौन सी कंपनी है जिसका नाम आपको सबसे पहले दिमाग में आएगा अगर आप ईवी बात कर रहे हो? टेस्ला। कौन सी कंट्री है? यूएस, राइट। एआई, ओपन एआई यूएस है, जो आप चैट जीपीटी यूज करते हो। क्लॉड जो आप यूज कर रहे हो, एंथ्रोपिक, वो भी यूएस है। जेमिनाई भी गूगल की कंपनी है। तो द बेस्ट पार्ट ऑफ यूएस हैज बीन, राइट, कि उन्होंने प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर खर्चा किया है, और ये सब प्रोडक्ट्स बहुत ग्लोबल है। तो उनके प्रोडक्ट सिर्फ उनकी कंट्री में कंज्यूम नहीं होते, ग्लोबली कंज्यूम होते। Can't we make such systems here? What is blocking us? What is stopping us? सबसे पहले तो लेट्स गिव क्रेडिट टू वेयर इट डिजर्व्स, एंड लेट्स ऑल्सो एक्सेप्ट एंड अंडरस्टैंड द चैलेंज। इंडिया 75 ईयर ओल्ड, 76 ईयर ओल्ड कंट्री है, यूएस 250 साल पुरानी कंट्री है। तो देखिए, ऑल सेड एंड डन, उनके पास 3-3.5 टाइम्स ज्यादा एग्जिस्टेंस का बेनिफिट है, राइट। सो लेट्स नॉट टेक अवे दैट फ्रॉम इंडिया, कि यार इंडिया is a smaller baby, and US is an adult, right? First, but like I said, मुझे ऐसा लग रहा है कि entrepreneurship, ease of doing business पे अगर काम आप नहीं करोगे तो आगे भी, तो आप कभी भी वहां नहीं पहुंच पाओगे। I mean, मैं अभी भी पिछली बार किसी से डिस्कशन कर रहा था, मैंने जितनी भी ये कंपनीज का नाम लिया, राइट, या उसके अलावा जो यूएस में कंपनीज हैं, उनमें से आई विल नॉट बी रॉन्ग अगर मैं कहूँ 60-70% कंपनीज के सीईओज इंडियन है। ऐसा नहीं है कि आपके पास दिमाग नहीं है या टैलेंट नहीं है, पर आप वो टैलेंट को आपकी कंट्री में रख ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि या तो आप उनके लिए धंधा करना इतना मुश्किल कर रहे हो, या पॉलिसीज ऐसी नहीं बना रहे हो कि उनको यहाँ रहकर यहाँ बिल्ड करने में मजा आए, या कल्चर ही नहीं है बिल्ड करने का। तो आई थिंक इट इज मोर टू डू विद बीइंग एबल टू प्रोवाइड दैट इकोसिस्टम जहां पर ये लोग अपने टैलेंट को नर्चर कर पाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है जिस दिन पॉलिसी मेकिंग, टैलेंट को नर्चर करने वाला इकोसिस्टम, ये सब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये सब बनने लगा, मुझे लग रहा है कि सक्सेस इज नॉट फार। बिकॉज इफ यू सी, मैं तो एटलीस्ट पिछले 5-6 सालों से सिग्निफिकेंटली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब पे गवर्नमेंट से कमेंट्री सुन रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं उनको पता तो है कि क्या करना है। अभी कितनी तेजी से कर पाते, कितने इफेक्टिवली कर पाते, पता नहीं है। So one more thing I would like to understand from you, why price is rising for silver? Unlike gold, जिसका कोई इंडस्ट्रियल यूज नहीं है, राइट, सिल्वर का सिग्निफिकेंटली बड़ा इंडस्ट्रियल यूज है। ओके, मतलब अगर मैं आपको पूछूं पिछले 3-4 सालों में मुझे ऐसी 2-3 थीम्स बताइए जिनके बारे में आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये तो कितनी बड़ी इंडस्ट्री बन रही है या थीम बन रही है, तो उसमें 2 चीजें तो आपको डेफिनेटली क्लिक होगी। सबसे पहली ईवी, और दूसरा हो गया एआई। ठीक है, ये 2 थीम्स। विल आई बी रॉन्ग इफ आई से कि आप सुनते ही जा रहे हो पिछले 2-3 सालों में, डेली, हर घंटे? करेक्ट। अभी मैं आपको उससे रिलेटेड सिल्वर के यूज का एग्जाम्पल समझाता हूं। पहले ईवी की बात करते हैं। ईवी गाड़ी चल किस पे रही है? बैटरीज पे। बैटरीज में सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सिल्वर इज यूज्ड। तो अगर ईवी इज गोइंग टू बिकम द नेक्स्ट बिग थिंग, you will need more batteries,
एंड इफ यू विल नीड मोर बैटरीज यू विल नीड मोर सिल्वर। राइट। और सिल्वर आप माइन नहीं कर सकते, आप कुछ और चीज मान लीजिए जैसे जिंक, आप जिंक माइन कर रहे हो उसमें से सिल्वर निकलता है, सिल्वर की अलग से माइनिंग नहीं होती, राइट। तो अगर आपकी डिमांड बढ़ने वाली है इंडस्ट्रियल यूज की वजह से तो भाव ऊपर जाना चाहिए, वन। सेकेंड, एआई की बात करते हैं। तो आज तक आप गूगल यूज करते थे किसी भी चीज के लिए, तो आप गूगल पे गए, आपने वहां लिखा हु इज कीर्तन शाह, ठीक है। अब लोग चैट जीपीटी पे जाते हैं, हु इज कीर्तन शाह। आपने तो सेम क्वेश्चन पूछा ना दोनों प्लेटफॉर्म्स को, पर कंप्यूट यानी पीछे बैकएंड पे इन सिंपल लैंग्वेज जो प्रोसेसिंग हो रही है वो चैट जीपीटी 25 गुना ज्यादा कंप्यूट यूज करता है गूगल से सेम सर्च क्वेरी के लिए। चैट जीपीटी ऐसा अलग क्या कर रहा है? तो चैट जीपीटी में ये हो रहा है कि चैट जीपीटी में पीछे बहुत बड़े बड़े सर्वर्स लगे हुए हैं जहां पर बहुत सारा डेटा अक्यूमुलेट हुआ है अलग 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 जगह से। जब आप उसे क्वेरी पूछते हो वो ये डेटा को यूज करके, कंप्यूट को यूज करके आपको एक आंसर दे रहा है। ओके, गूगल सर्च पे क्या हो रहा था, वो पहले आपको सिर्फ लिंक्स दे रहा था कि आपने क्वेश्चन पूछा, इस लिंक पे आंसर मिलेगा, इस लिंक पे आंसर मिलेगा, इस लिंक पे आंसर मिलेगा, इस लिंक पे आंसर। चैट जीपीटी आपको आंसर दे रहा है अलग अलग लिंक से निकाल कर। दैट्स हाउ अ गूगल सर्च इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर चैट जीपीटी, राइट। पर उसे उन लिंक से आंसर निकाल कर आपको आंसर देने के लिए ज्यादा कंप्यूट करना पड़ रहा है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। 25 गुना ज्यादा मेहनत कर रहा है वो आपके गूगल सर्च से। इसका मतलब बैकएंड पे आपको बहुत बड़े बड़े सर्वर्स चाहिए जहां पर ये डेटा स्टोर हो, ये डेटा को तोड़ा जाए आपको आंसर देने के लिए। तो पीछे जो आपको इतने बड़े बड़े सर्वर्स वगैरह 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 चाहिए उसमें भी सिल्वर यूज होता है। तो आपका सिल्वर कंजम्पशन बहुत बढ़ रहा है जिस डायरेक्शन में दुनिया जा रही है, ईवी, एआई। तो पहला रीजन ये है जिसकी वजह से सिल्वर का इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ गया। अब इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस तो बढ़नी चाहिए, और जैसे ही प्राइस बढ़ती है ना तो आपको इन्वेस्टमेंट डिमांड आती है। इन्वेस्टमेंट डिमांड का मतलब क्या है? आज से अगर 2025 में आपको कहा होता सिल्वर खरीद लो, राइट, और आपको हजारों लोगों ने कहा होगा क्योंकि सिल्वर उतनी तेजी से बढ़ रहा था। जब आप और मैं सिल्वर खरीदते हैं, राइट, तो उन इंस्ट्रूमेंट्स को भी पीछे फिजिकल सिल्वर खरीदना पड़ता है। तो आपने अगर एक सिल्वर ईटीएफ खरीद लिया तो उस ईटीएफ को पीछे सिल्वर फिजिकली खरीदना पड़ेगा आपको यूनिट इश्यू करने के लिए। तो एक तो हो गया इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ रहा है, और दूसरा हो गया इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ रहा है जिसकी वजह से फिजिकल सिल्वर का डिमांड बढ़ रहा है। इन दोनों रीजंस के कॉम्बिनेशन की वजह से आपने देखा सिल्वर इतनी तेजी से ऊपर चला गया जैसे गोल्ड ऊपर गया। तो पहले जैसे सिर्फ ऑयल के लिए जियोपॉलिटिक्स में इतना प्रॉब्लम्स हो रहे थे, सो नाउ इट वुड बी सिल्वर आल्सो। एक्चुअली नॉट सिल्वर बट समथिंग कॉल्ड एज रेयर अर्थ मेटल्स। यस, दिस वाज समथिंग जिसका चाइना ने एक्सपोर्ट बंद कर दिया था कुछ दिनों के लिए बीच में। करेक्ट। अभी फिलहाल व्हाइल यू एंड आई टॉक वो लोग ने एक्सपोर्ट्स बंद कर दिए। ठीक है, रेयर अर्थ मेटल्स क्या होता है कि मैंने जो आपको बहुत बड़ा सिंपली समझा दिया ना कि पीछे इतने प्रोसेसर्स जो चलते उसमें सिल्वर चाहिए। सिल्वर तो इज वन कंपोनेंट, आपको बहुत सारे दूसरे ऐसे कंपोनेंट चाहिए जो दुनिया में बड़े रेयर है, इसीलिए उसे रेयर अर्थ मेटल्स कहा जाता है। ठीक है, अब आप ब्यूटी देखिए कि सिल्वर के अलावा ऐसे बहुत सारे दूसरे एलिमेंट्स है जो वो चाहिए उस कंप्यूट को रियल करने के लिए। इसकी माइनिंग कहीं पर भी हो, उसकी माइनिंग शायद वेनेजुएला में हो रही है, इंडिया में लिथियम का बहुत बड़ा रिजर्व है, राइट, ब्राजील से माइन हो रहा है, कहीं से भी माइन हो, पर उसका 70% प्रोसेसिंग चाइना में होता है। अब ये क्यों जरूरी है? मान लीजिए ये माइक जितना पत्थर है आपका, उसमें से आपको जो रेयर अर्थ मेटल चाहिए ना वो इतना छोटा सा हिस्सा है। अब आपने तो ये माइन करके लेके आए, पर ये कमर्शियली वायबल हो आपके लिए इतना छोटा सा हिस्सा, तो उसका प्रोसेसिंग भी उतना सस्ता होना चाहिए या उतना इफेक्टिव होना चाहिए कि उतना रेयर अर्थ मेटल निकला वो पैसा बना कर दे आपको।
उतनी कैपेबिलिटी प्रोसेसिंग की चाइना के पास है। तो वर्ल्ड में माइन कहीं से भी हो, वो जाता प्रोसेस होने के लिए चाइना है। तो चाइना के पास बहुत सारा एडवांटेज है क्योंकि उसने मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी उस लेवल की बनाई है। व्हाट अबाउट एग्रीकल्चर सेक्टर? एग्रीकल्चर में इट इज मोर पॉलिटिकल देन एनीथिंग एल्स, क्योंकि अगर आप अपना एग्रीकल्चरल सेक्टर ओपन कर देंगे और आप अलाउ करेंगे कि यार आप हाइपोथेटिकली सोयाबीन इंपोर्ट कर लो यूएस से, तो यहाँ पर जो सोयाबीन बना रहे या यहाँ पर जो फार्मर सोयाबीन ग्रो कर रहे हैं उनका क्या होगा? क्योंकि अभी कुछ बोल रहे हैं ना कि यूएस से एग्रीमेंट होने वाला है। नहीं, तो वो एग्रीमेंट में द गवर्नमेंट हैज वेरी कैटेगोरिकली इशूड स्टेटमेंट्स वेयर देव सेड कि हम फार्म सेक्टर नहीं ओपन कर रहे, राइट? सो वी आर नॉट ओपनिंग आवर फार्म सेक्टर। इसका मतलब ये है कि हम जो एफटीए साइन कर रहे हैं उसमें हम ये नहीं अलाउ कर रहे कि फार्मर्स को प्रॉब्लम होगा किसी भी ऐसी चीज जो हम इंपोर्ट करेंगे यूएस से उसके लिए। तो वी आर नॉट ओपनिंग अप आर फार्म सेक्टर। और वो पॉलिटिकल ज्यादा है वर्सेस लॉजिकल, तो उसमें मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है। और वो फार्म सेक्टर as far as I understand नहीं ओपन करेंगे। For ethanol also there was some buzz that we are doing it because यूएस में सरपास हो गया है, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है। नहीं, तो एथेनॉल स्टोरी हैज गॉट नथिंग टू डू विद ग्लोबल बट वेरी लोकल। सी प्लीज अंडरस्टैंड इंडियाज बिगेस्ट प्रॉब्लम। आज आप देखिए कि ईरान, यूएस और इजराइल झगड़ा कर रहे हैं जिसका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, और हम किसी भी तरीके से इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहते मीडिएशन में भी। आई वुड बी सरप्राइज कि अगर वो हमें यूज़ करना चाहे तो क्यों नहीं यूज़ करना चाहेंगे, क्योंकि इजराइल इज़ अ वेरी गुड पार्टनर ऑफ इंडिया। तो अगर उन्हें इसको इन्फ्लुएंस करना है तो दे शुड इन्वॉल्व इंडिया, क्योंकि इजराइल तो यूएस के भी नहीं सुन रहे, राइट? पर इंडिया पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है इस पूरे इक्वेशन में। पर फिर भी इंडिया हर्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो लड़ाई चल रही है उसकी वजह से तेल का भाव ऊपर जा रहा है और इंडिया 80% अपनी रिक्वायरमेंट इंपोर्ट करता है। तो इंडिया को कुछ नहीं लेना देना है, इसके बावजूद भी इंडिया इम्पैक्ट हो रहा है इन दिस। सो वन ऑफ द स्ट्रक्चरल चैलेंजेस ऑफ इंडिया इज कि इंडिया तेल इंपोर्ट करता है, ओके? और उसके हाथ में कुछ भी नहीं है तो भी कोई और लोग डिसाइड कर रहे कि उसको किस भाव पे इंपोर्ट करना चाहिए, राइट? अब वो स्ट्रक्चरल चैलेंज को आप कैसे ब्रेक कर सकते हो? आप 2-3 तरीके से ब्रेक कर सकते हो। फर्स्ट तरीका ये है कि आप एक ज्योग्राफिकल एडवांटेज पे बैठे हो। क्या है? धूप अच्छी आती है, ठीक है? अगर धूप अच्छी आती है तो आप सोलार पे खर्चा कीजिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा सोलार पे खर्चा करेंगे आपकी तेल की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, राइट? तो एक तरीका है कि हम सोलार पे खर्चा करें, दूसरा तरीका है हम विंड, हाइड्रोजन पे खर्चा करें, राइट? तीसरा तरीका है कि आपकी तेल की रिक्वायरमेंट कैसे कम कर सकते हो आप। तो तेल की रिक्वायरमेंट कम करने का सोलार, विंड, ये सब एक ऑल्टरनेटिव है। दूसरा ऑल्टरनेटिव है कि आप एथेनॉल मिक्स कीजिए आपके पेट्रोल में, तब जाके आपकी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी पेट्रोल की, ठीक है? क्योंकि एथेनॉल बनता है शुगर केन से, और आपके पास तो भर भर के शुगर केन फार्मिंग अवेलेबल है यहाँ पर। और आपने 2018 से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग विथ द डेट, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, 2018 या 19 से गाड़ियों को बोल दिया है ग्लोबली कि बॉस आपको गाड़ियां ऐसी बनानी है जो एथेनॉल मिक्स के साथ चल सके। तो आपने गाड़ियां भी वैसी बना ली है, और अब शुगर केन आप खुद प्रोड्यूस कर सकते हो यहाँ पर, और उसी में से एथेनॉल बनता है। और एथेनॉल अगर पेट्रोल में मिक्स करके होने लगे तो उतनी पेट्रोल की डिमांड आपकी कम हो जाएगी, तो आपका इंपोर्ट कम हो जाएगा। तो आई थिंक उसका यूएस से कोई लेना देना नहीं है, वो हमारी कंप्लीटली लोकल स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका है। क्योंकि हमारा एक सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम ये है कि हम तेल इंपोर्ट करते हैं। इतने सारे जियोपॉलिटिकल डिस्टरबेंसेस, गोल्ड वैल्यू, डॉलर वैल्यू, यार इतने में इन्वेस्टमेंट कैसे सेफ रहता है? इसीलिए इन्वेस्टमेंट को सेव करने के लिए आपको एसेट एलोकेशन सही रखना जरूरी है।
व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से एसेट एलोकेशन सही रखना ज़रूरी है? एसेट एलोकेशन सही रखने का मतलब ये है कि आप पूरा पैसा किसी भी एक एसेट में निवेश नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप पूरा पैसा किसी भी एक एसेट में निवेश कर देंगे तब जाकर आपको ये चैलेंज होगी कि रोज कुछ ना कुछ होते रहता है और आपका पैसा ऊपर नीचे जा रहा है। तो मान लीजिए अगर अगर मैं कॉन्जर्वेटिव इन्वेस्टर हूँ, कॉन्जर्वेटिव इन्वेस्टर का डेफिनेशन क्या है कि कॉन्जर्वेटिव इन्वेस्टर ये सोचता है कि यार मेरा 100 रुपया 99 नहीं होना चाहिए, मुझे कम रिटर्न मिलेगा तो चलेगा। इसीलिए कॉन्जर्वेटिव इन्वेस्टर क्या करता है, एफडी में पैसा रोक देता है। पर वो ये नहीं समझता कि वो 100 रुपया 99 नहीं होना चाहिए, वो तो ठीक है, पर 100 रुपया जो 106 और है वो भी आपके डिसएडवांटेज में, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो कॉन्जर्वेटिव इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? कॉन्जर्वेटिव इन्वेस्टर को 80% पैसा जो वो एफडी और गोल्ड में निवेश कर रहा है, उसके अलावा 20% पैसा इक्विटी में निवेश करना चाहिए। क्यों? क्योंकि लंबे समय में अगर इक्विटी आपको 12% का रिटर्न दे रहा है, ठीक है, तो वो 12% का रिटर्न आपको हेल्प करेगा 6% से ज्यादा रिटर्न निकालने में, जो आपके इन्फ्लेशन को बीट कर पाएगा। अब आप कहोगे पर यार नियर टर्म में तो प्रॉब्लम है, मैं तो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूं। तो अब मैथ समझिए, 80% पैसा अगर आपका 6% रिटर्न भी जनरेट कर रहा है, तो 80% पे 6% का मतलब है आपको 4.8% रिटर्न आया। राइट। ठीक है, अब आपका 20 रुपया जो इक्विटी में जाएगा वो कितना गिरना चाहिए कि आपका ये 4.8 भी चला जाए? इसका मतलब आपका 20% पैसा 25% से गिरना चाहिए, तब आपको 4.5 4.8 रुपीस का लॉस होगा। तो अगर आपका इक्विटी 25% से कम गिर रहा है तो किसी भी समय पे आप 100 रुपए से नीचे नहीं जाओगे, राइट? अभी कितनी बार ऐसा होता है कि आपका इक्विटी 25% से नीचे गिरेगा? बहुत कम है, बहुत कम, जब तक यस बैंक हो या फिर बहुत कम है। अगर आपने डाइवर्सिफाइड इक्विटी पोर्टफोलियो में पैसा लगाया तो नहीं होता है। तो एज अ कंजर्वेटिव इन्वेस्टर आपको यह समझना है कि आपको पूरा पैसा अगर एफडी में डाल दोगे तो आप गारंटीड लॉस कर रहे हो। तो बेस्ट सोल्यूशन क्या है? बेस्ट सोल्यूशन ये है कि 80% पैसा आप एफडी में रखो, 20% पैसा इक्विटी में रखो। और अगर आपने 5-6 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन रखा है, आप मोर सो एवर आप इन्फ्लेशन को बीट कर लोगे, राइट? अब मान लो अगर आप एक अग्रेसिव इन्वेस्टर हो, अगर आप एक अग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो भी आपको पूरा 100% पैसा इक्विटी में नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि इक्विटी एक्सट्रीमली वॉलेटाइल है। तो आपको क्या करना है? तो आप 80% पैसा इक्विटी में रखिए, 20% पैसा गोल्ड में रखिए, क्योंकि इन द लॉन्ग टर्म गोल्ड ने उतना ही रिटर्न दिया है जितना आपके निफ्टी ने दिया है। पर जब मार्केट्स गिरते हैं ना तो गोल्ड ऊपर जाता है, तो आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करता है। तो सही एसेट एलोकेशन इज द आंसर टू राइट इन्वेस्टिंग। तो आपका जो ध्रुवंता वेल्थ है, व्हाट डज इट मीन दिस वर्ड? सो ध्रुवंता इन संस्कृत मीन्स ट्रूथफुल प्रोग्रेस। वाओ। सो ट्रूथफुल suggestions to our clients and truthful growth for our business. That was the whole intent of the name. So what was the vision behind this? In our business of wealth management, there is a structural challenge. स्ट्रक्चरल चैलेंज क्या है? स्ट्रक्चरल चैलेंज ये कि आप मुझे बोलोगे कि 100 रुपये मुझे निवेश करना है और मैं आपको कहीं पर आपका पैसा ये इन्वेस्ट कराऊंगा, तो मुझे पैसा कहाँ से मिलता है? मुझे तो वो मैन्युफैक्चरर से पैसा मिल रहा है जहां पर मैंने आपका पैसा लगवाया है। करेक्ट। तो द बिगेस्ट चैलेंज इज टू सॉल्व दिस, कि आपको कैसे कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं आपका पैसा जहां पर लगवा रहा हूं वो ये इसलिए नहीं लगवा रहा हूं कि मुझे ज्यादा पैसा मिल रहा है, मैं आपका सोचकर सही इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। सो आई थिंक द होल कॉन्सेप्ट वाज कि if we really want to grow this business, we have to be very truthful to the client and not the manufacturer जहां पर हम आपका पैसा लगवा रहे हैं। So the whole concept was derived from क्या ये ट्रस्ट का धंधा है। So we want our clients to understand that whatever we are doing is for them and not because we will make more money. And that's the concept. And how do you make sure that it happens? So look, we've been around for a very, very, very long time, right? We understand कि इस बिजनेस में हमें ग्रोथ सिर्फ क्लाइंट रेफरल से मिलती है, ठीक है? तो आज मैंने आपका पैसा लगवा दिया एक ऐसे प्रोडक्ट में जहां पर मैं ज्यादा पैसा कमा रहा हूं, वो शायद आज आपको नहीं समझेगा पर आज से 2 साल बाद समझ जाएगा। आप मुझे रेफर नहीं करोगे नए बिजनेस, तो आपसे ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में मैं बिजनेस नहीं ग्रो हो पाऊंगा, ये क्लियर है हमें। सेकेंड,
हमें ऐसा लग रहा है कि मीडिया और सोशल मीडिया, ट्रेडिशनल मीडिया और सोशल मीडिया टुडे आर ग्रेट प्लेटफॉर्म्स वेयर पीपल हैव नाउ स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग राइट एंड रॉन्ग अबाउट इन्वेस्टिंग। तो मैं आपके साथ गलत कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं आज गलत करूंगा तो आपको कहीं ना किसी सोर्स से आज इंफॉर्मेशन मिलनी इतनी आसान हो गई कि आपको पता चल जाएगा कि मैं गलत कर रहा हूं, राइट। एंड थर्ड, लुक, इंटरपर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है हम वैसे लोग ही नहीं है जो ये करना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है इंटरपर्सनली एंड फ्रॉम अ बिजनेस एंगल इट इज काउंटर प्रोडक्टिव अगर हम हमारा सोचेंगे और आपका नहीं सोचेंगे, हम ग्रो ही नहीं हो पाएंगे। So how do you invest money in the mutual funds or सो वी आर प्रोडक्ट एग्नोस्टिक, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एज अ ग्रुप हम वेल्थ मैनेजमेंट करते हैं, जिस पे थोड़ा सा डीप डाइव करूंगा, पर हम रिस्क मैनेजमेंट में भी है, हम लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस एडवाइजरी भी करते हैं, हम टैक्स एडवाइजरी भी करते हैं, हम लाइबिलिटी एडवाइजरी भी करते हैं, यानी आपके लोन से रिलेटेड कुछ भी हो वो भी हम करते हैं। हम एस्टेट एडवाइजरी भी करते हैं, इसका मतलब आपको विल बनाना है, पावर ऑफ अटर्नी चाहिए, ट्रस्ट फॉर्मेशन है, हम वो सब कुछ करते हैं। सो वी आर अ वन स्टॉप शॉप फॉर एनी एंड एवरीथिंग टू डू विथ योर मनीज, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब वेल्थ एडवाइजरी में वी आर नॉट लिमिटेड टू वन प्रोडक्ट, हम डायरेक्ट इक्विटी भी करते हैं, म्यूचुअल फंड्स भी करते हैं, पीएमएसएस भी करते हैं, एआईएफ्स भी करते हैं, बॉन्ड्स भी करते हैं, ग्लोबल इन्वेस्टिंग भी करते हैं। सो आई एम नॉट associated to one product or I'm not associated to one company. What we do is, मैं समझूंगा सबसे पहले कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपके गोल्स क्या है, आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी क्या है, राइट। और ये सब जानने के बाद, क्योंकि मैं रिस्ट्रिक्टेड नहीं हूं प्रोडक्ट या सर्विसेज से, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मेरे हिसाब से आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। So what kind of people are your customer? Is it HNIs or So we service everybody. So we have different teams within within our team जो अलग अलग कैटेगरीज के इन्वेस्टर्स को सर्विस करता है। सो वी ऑल्सो हैव पीपल हु डू 20-25,000 रुपी SIP विद अस ऑल्सो, एंड वी हैव पीपल जिनके लिए हम 20-25 करोड़ का पोर्टफोलियो भी मैनेज करते हैं, दोनों कैटेगरी है। द बेस्ट पार्ट आई वुड लाइक टू बिलीव इज कि आप 20-25 हज़ार की SIP करें या 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमारे साथ करें, दोनों के लिए सजेशंस आर द सेम, बिकॉज व्हाट वी डन एट द बैक एंड इज कि डिपेंडिंग ऑन कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, उनका रिस्क प्रोफाइल क्या है, उनके इन्वेस्टमेंट का होराइजन कितना है, हमने मॉडल पोर्टफोलियोज बना दिए बैक एंड पे। तो आप मेरी टीम में किसी से भी बात करें, किसी से भी बात करें, अगर आप अग्रेसिव इन्वेस्टर है और 10 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, ये उसने माप लिया या मैंने माप लिया, तो आपको जो सजेशन दिया जाएगा वो सेम ही होगा। तो इट डज नॉट मैटर कि आप 20,000 की SIP कर रहे हैं कि आप 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कितने दिनों में पैसे डबल हो जाएंगे? आई विश आई हैड एन आंसर टू दिस क्वेश्चन, पर मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला देता हूं कि अगर आप देखें कि आप जब अगर इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश करते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन मेरे हिसाब से 12% के आजू बाजू होनी चाहिए। ओके, हम थोड़ा सा गर्व लेते ये कहने में कि हम आपका रिस्क कम करके, ऑब्जेक्टिव ये है कि निफ्टी से ज़्यादा रिटर्न आपको जनरेट कर पाएंगे। तो अगर आप मान लीजिए मैथमेटिकली 14-14.5% का रिटर्न एक्सपेक्टेशन रखे, तो हर 5 साल में आपका पैसा डबल होना चाहिए। तो मान लीजिए आपने 1 करोड़ रुपया आज निवेश किया है, तो 5 साल में 2 करोड़ होना चाहिए, 10 साल में 4 करोड़ होना चाहिए, 15 साल में 8 करोड़ होना चाहिए और 20 साल में 16 करोड़ होना चाहिए। तो आपका 1 करोड़ 16 करोड़ होना चाहिए 20 साल में। दैट्स द बेसिक मैथ, राइट। अब ये मैथ पूरा डिपेंड करता है कि 14-15% रिटर्न निकला। अगर 12% रिटर्न निकला तो तकरीबन 6.5 साल 7 साल में आपका पैसा डबल होता है। तो डिपेंड करता है कि आपके इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न कितना निकला है, और वो डिपेंड करता है मैं कितना एग्रेसिव इन्वेस्टर हूँ। करेक्ट। और आपके अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट के सामने हमने किस तरीके से या कितना अच्छा या बुरा पोर्टफोलियो बनाया है आपका। करेक्ट। तो आपकी जो कंपनी है दैट्स ट्रुवंता वेल्थ, एट करंट स्टेज व्हाट मैटर्स द मोस्ट, एक्वायरिंग न्यू क्लाइंट्स, रिटेनिंग एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स और continuously improving the quality of advice process? I think all three, because
I would not really say that any of these things independently matter to us more. I'll tell you why. First, there is no way, absolutely no way that we cannot service our existing clients. That's our top priority. Right. But I would be lying to you if I would tell you that कि मैं एग्जिस्टिंग क्लाइंट को सर्विस करने के चक्कर में नए क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड नहीं करता. नहीं. Look, as a business, I cannot say that I will not onboard new clients, right? What I have to take care of is कि मैं नए clients onboard कर रहा हूँ, उस चक्कर में क्या पुराने clients को hurt नहीं कर रहा हूँ. If I'm able to solve this, which I know we've solved, then I don't have a problem in acquiring new clients. जैसे मैंने आपको कहा कि मेरे प्रोसेसेस पीछे इतने सेट है कि आप 20,000 की SIP के लिए आइए या 20 करोड़ के लिए आइए. अगर we've been able to identify you as an aggressive investor for 10 years, आपको सजेशन सेम ही दिया जाएगा. अब वो अगर मैंने सॉल्व कर लिया है तो मेरे 200 क्लाइंट है या 2000 क्लाइंट है, हाउ डज इट मैटर? इट डज नॉट. सो फॉर अस इट इज टू मेक श्योर कि हमारे प्रोसेसेस इतने स्ट्रांग है बैकएंड पे कि हम अगर नए क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड कर रहे हैं और तो पुराने क्लाइंट्स हर्ट नहीं हो रहे, इफ दिस इज टेकन केयर ऑफ, फॉर अस ग्रोइंग वी विल बी एबल टू ग्रो टू 20,000 क्लाइंट्स ऑल्सो विदाउट हर्टिंग द एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स. बहुत सारे अभी जो शेयर मार्केट्स में नई नई कंपनीज आ रही हैं, यूनिकॉर्न, सो कॉल्ड यूनिकॉर्न्स ऑफ आवर कंट्री और वर्ल्ड वाइड, दे आर मेकिंग लॉसेस. या बट उनका बुकिंग जो हो रहा है वो सिग्निफिकेंट अमाउंट पे हो रहा है. तो डू यू और योर ऑर्गेनाइजेशन बाय दोज स्टॉक्स? सो वी आर, तो इन्हें हमारी लैंग्वेज में न्यू एज कंपनीज कहा जाता है. वी आर वेरी बुलिश ऑन न्यू एज कंपनीज. देखिए ये हम भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गलतियां कर करके सीखे हैं, राइट? क्योंकि अगर आप पिछला 2-3 साल छोड़ दे, जिसके पहले ऐसी न्यू एज कंपनीज थ्रू IPO आती ही नहीं थी, राइट? तो तब तक हमें थियोरेटिकली तो यही समझाया जाता था, सीखे है या देखे कि प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में ही पैसा लगाओ. हमारी लैंग्वेज में इन्हें ROE, ROCE, PE रेशियो, हाँ करेक्ट. पर हम भी गलतियां करके सीखे कि न्यू एज कंपनीज ऑफर सिग्निफिकेंटली हायर वैल्यू. क्यों? अभी मैं सॉरी फॉर ऑल रिस्ट्रिक्शंस इन आवर बिजनेस में कंपनी का नाम नहीं ले सकता, पर मैं आपको एक सिंपल चीज समझाता हूं कि मान लीजिए आपने पैसा खर्चा करके, ठीक है, कस्टमर्स एक्वायर कर लिया, ठीक है. अब आपका बेस इतना बड़ा हो गया है कि अब किसी और को आपके बिजनेस में आने के लिए सालों लग जाएंगे, okay? और अब आपको नया पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है बेस बढ़ाने के लिए, क्योंकि पूरा मार्केट शेयर ही आपके पास है. अब आपके ऊपर है कि आप इस मार्केट शेयर को क्या क्या नया नया कर कर मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. मान लीजिए आप एक स्टॉक ब्रोकिंग फर्म है, ठीक है. आप एक स्टॉक ब्रोकिंग फर्म है, आपने मेरे प्लेटफॉर्म पर आप आइए, मैं आपको 0% या 0 ब्रोकिंग चार्ज में ट्रेड करने दूंगा या इन्वेस्ट करने दूंगा, ये आपने कहा. तो लोग अगर आपके प्लेटफॉर्म पर आकर कोई भी शेयर खरीदेंगे और बेचेंगे तो आप उसको कोई चार्ज नहीं करोगे, ये कहकर आपने अपनी सर्विसेज लॉन्च की. अब आपने इतने सारे लोगों को ऑनबोर्ड कर लिया अपने प्लेटफॉर्म पर, तो अब दो चीज हो सकती है. अब आप डिलीवरी के लिए चार्ज नहीं कर रहे, पर आप ट्रेड कर रहे हैं कोई FNO में तो चार्ज कर रहे हो, तो आप पैसा वहां से बना रहे हो. तो जितने ज्यादा लोग अंदर आएंगे प्लेटफॉर्म पे, उतनी ज्यादा ट्रेड होगी और उतना ज्यादा आपको पैसा बनेगा. हाँ, डिलीवरी में आप चार्ज नहीं करोगे, पर ये लोग FNO करते तो FNO में तो आप पैसा बना रहे हो. अब कल उठ के आप कह दो कि मैं एक NBFC बन रही हूं और NBFC में मैं आपको लोन भी दूंगा, तो आपने एक नया धंधा चालू कर दिया. पूरा कस्टमर बेस तो आपके पास रेडी है, तो इस पूरे नए धंधे में आपको कोई मार्केटिंग कॉस्ट नहीं है. अब आप कहोगे कि मैं तीसरा धंधा चालू कर रहा हूं, हाइपोथेटिकली क्रेडिट कार्ड का. आपके पास पूरा बेस रेडी है, आपने एक नया प्रोडक्ट चालू कर दिया और उसके कंज्यूमर्स आपके पास रेडी है. आप चाहे उतने प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हो, क्योंकि आपके पास पूरा बेस रेडी है और टैम बहुत बड़ा है, टोटल एड्रेसेबल मार्केट. तो अब नई एज कंपनीज को है ना
सिर्फ डिस्काउंट ब्रोकिंग के एंगल से मत देखिए, उसके पास इतना बड़ा ऑलरेडी कस्टमर बेस बना हुआ है कि वो कुछ नया नया छोटा छोटा इनोवेशन करके इस सेम कस्टमर पूल पे कितना पैसा बना सकता है। तो इन्हें वैल्यू करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए डिबेट बहुत चलती है कि इनको क्या भाव पे खरीदना चाहिए, खरीदना भी चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। बट लुक एट न्यू एज कंपनीज लाइक दिस, उन्होंने पूरा कस्टमर एक्विजिशन कर रखा है। अब उन्हें नया पैसा निवेश करने की जरूरत नहीं है इनसे पैसा कमाने के लिए। अब वो कितने स्मार्ट है और क्या नए प्रोडक्ट्स ला रहे हैं जिनके थ्रू वो एग्जिस्टिंग बेस को एक्सप्लोर या एक्सप्लॉइट, जो भी राइट एग्जेक्टिव है, वो कर पाए। तो प्रॉफिट इज या रेवेन्यू इज वेरी प्रिडिक्टेबल। So we'll have rapid fire round. ओके, What is the most misused metric in mutual fund selection? लास्ट 3 years ऑफ रिटर्न। Why? बिल्कुल उसे देखकर पैसा निवेश मत कीजिए, क्योंकि अगर पिछले 3 सालों में किसी भी एक स्कीम ने अच्छा किया है तो 9 out of 10 टाइम्स आगे वाले 3 साल में वो खराब करेगी, क्योंकि मार्केट बड़ा सिक्लिकल है। तो जरूरी नहीं है कि पिछले 3 साल में उन्होंने अच्छा रिटर्न दिया है तो आगे के 3 साल में अच्छा तो रिटर्न क्या देंगे। देखना चाहिए? बहुत सारी चीज़ें हम तो देखते हैं एज अ प्रोफेशनल, पर अगर 2 डेटा पॉइंट्स मुझे अगर देना है, अगर कोई सुन रहा है हमें, तो रोलिंग रिटर्न्स देखिए जिससे आपको कंसिस्टेंसी का अंदाज़ा आएगा। और आप देखिए इंफॉर्मेशन रेशियो, जिससे आपको पता चलेगा कि फंड ने रिस्क कितना लिया है रिटर्न जनरेट करने के लिए। ये 2 डेटा पॉइंट देखना चाहिए। Which teaches an investor more, a bull market or a bear market? हाँ, बेयर मार्केट 100%, क्योंकि बेयर मार्केट में अगर आप मार्केट में टिक गए तो प्रोबेबिलिटी है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाओगे। Gold, investment, insurance or dry powder? आई थिंक एन इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली। What is one mistake every young investor should be allowed to make once? Make mistakes when you are very young and when you have small money to lose. Don't repeat that mistake when you have large monies to lose. What is the best money lesson you learned from your father? The best money lesson is to invest. I think there is no way. Nothing can be better than this. Just start investing. I think most people that I know of keep procrastinating, यार कल करूंगा, परसों करूंगा, कम पैसा है, ज्यादा आएगा तब करूंगा, उसमें इन्वेस्ट ही नहीं करते। आई थिंक द फर्स्ट स्टेप इज टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। यू विल लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। Gold or real estate? गोल्ड। Describe the Indian retail investor in exactly 3 words. Very smart, but still uses traditional investments. If you could invest in only one asset class for the next 20 years, what would it be? Equity. Which country or global market do you most enjoy studying? India and US. What is one app or tool you use every day for investing or market research? I use an app called Stock Edge for a lot of macro data points that we look at. Okay. So, thank you very much, sir. I hope you enjoyed the conversation. Absolutely, I did. And I'm sure our audience has enjoyed it too and learned a lot of things from you. So, thank you very much for Thank you so much for having me on the show. Thank you very much and stay tuned for more. Thank you.